कैसे आप लोग? मैडम बाजार कॉर्पोरेट सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, पॉलिसीज, अलग अलग जजमेंट्स को, सर्कुलर्स को हम डिस्कस किया करते हैं और बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे पास में ऐसा ही एक मैटर है, ऐसा ही एक जजमेंट है, ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, कई सारे आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, औरतों को कमजोर समझा जाता है और टेकन एज ग्रांटेड भी लिया जाता है। मगर किसी एक औरत की वजह से अगर पूरे सिस्टम को हिलाना पड़े, पूरे सिस्टम को झुकना पड़े, तो ये एग्जेम्पलरी हो जाता है। और ऐसा ही एक चीज हम देखने की कोशिश करेंगे जहां पे 11 बिल्डर्स जो हैं, इन्फ्लुएंशियल भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉबी से हो सकते हैं, और उनको रिप्रेजेंट करने वाले कई सारे लॉ फॉर्म्स हो सकते हैं जो एस्टैब्लिश्ड भी हो सकते हैं। वैसे केसेस में जब एक औरत सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ रही है और जीत के आती है और वो एग्जेम्पलरी होने के साथ साथ इन पब्लिक इंटरेस्ट भी हो जाता है, और उस जजमेंट के वजह से बाकी सारे सोसाइटीज या बाकी सारे फ्लैट बायर्स के लिए वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। तो ऐसे जजमेंट को जानना जरूरी हो जाता है। तो ये केस क्या है? ये केस है महारेरा का। ये केस है महारिएट का। महारेरा मतलब महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, महारिएट मतलब महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल। जब महारेरा में कोई ऑर्डर पास हो जाता है, उसी ऑर्डर के अपील में आप जाते हो महारिएट में। तो 2019 में ऐसे ही एक जजमेंट आ गया था जो जिसके अपील में ये मैडम गई, और ऐसा एक जजमेंट फिर रिसेंटली आया 7 साल के बाद, जो एग्जेम्पलरी हुआ, जो सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल हुआ। और महाराष्ट्र में ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स जो 2016 से पहले स्टार्ट हुए हैं और जिनके ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या उनके कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक आए नहीं है, ओसीसीसी पेंडिंग है, क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स वो महारेरा के अंडर में आएंगे, रेरा के अंडर में आएंगे, और डेवलपर्स के ऊपर वो कानून एनफोर्स किया जा सकता है। एक बार अगर आप रेरा के अंडर में आ जाते हो, काफी सारे ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं, काफी सारी जो चीजें हैं उसके हिसाब से आपको कंप्लाई करना पड़ता है। और जो होम बायर्स है या फ्लैट बायर्स है, उनके पास में भी काफी सारे अधिकार आ जाते हैं। तो ये मैटर क्या है? ये विद्या विहार मुंबई की एक मैटर है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है नीलकंठ किंगडम, और यहाँ पे जो लेडी फ्लैट बायर है इनका नाम है स्तुति गालिया, जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जेम्पलरी कुछ सेट किया हुआ है बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, बाकी सारे मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज के लिए, और उन सारे फ्लैट बायर्स के लिए जो आगे इस टाइप की चीज अगर होता है तो इसी को एक प्रेसिडेंस की तरह मान सकते हैं। तो जजमेंट किसका है? महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल। और ये जजमेंट तब आया हुआ है जब आप गए हुए हैं, अपील में गए हुए हैं, क्योंकि 2019 में जो आया था, वो जो ऑर्डर आया था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, तो उसकी अपील में आप गए। जहां पे इस सोसाइटी में या जहां पे 5000 फ्लैट के बायर्स हैं, 499 लोगों ने बैकआउट कर लिया, उन्होंने आगे जाना पसंद नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ एक ही लेडी जो बच गई, स्तुति गालिया, इन मैडम ने डिसाइड किया कि मैं इसको फर्दर भी कंटिन्यू करूंगी, और 2019 के महारेरा के जजमेंट के अगेंस्ट में आगे फाइट करते हुए 2026 में ये जो जजमेंट आया हुआ है, तो ये इनके फॉर में आया है, जो इनकी पब्लिक इंटरेस्ट है, बाकी सारे मेंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर क्या है? डायरेक्शन टू दी नीलकंठ किंगडम। जो ये डेवलपर है, इन डेवलपर को ऑर्डर दिया जाता है कि ये जो रेरा के अंडर में आप इस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करो विद इन 60 डेज, जब से ये ऑर्डर पास होता है। सो इट एम्पावर्स रेरा ओवर द अनकंप्लीट प्रोजेक्ट जिसका सीसी नहीं आया हुआ है, जिसका ओसी नहीं आया हुआ है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो काफी लॉन्ग डिलेड रहते हैं, ओवर डिलेड रहते हैं, पेंडिंग रहते हैं, ऐसा बिल्डर्स को लगता है, ऐसे डेवलपर्स को लगता है, ऐसे प्रमोटर्स को लगता है कि वो 2016 में जो कानून आया हुआ है रेरा का, उससे पहले के है, तो उनके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके ऊपर कुछ बाइंडिंग नहीं होगा। उस हिसाब से फिर वो फ्लैट बायर्स को डील करते हैं और काफी सारी चीजें हो सकता है टेकन एज ग्रांटेड भी लेते हैं। और इस जजमेंट के बाद अभी चीजें काफी
क्लियर हो जाएगी, अनलेस अदरवाइज ये सुप्रीम कोर्ट में या ऑनरेबल हाई कोर्ट में वहां पे कुछ उसे ओवरटर्न किया जाता है। सो अर्लियर जजमेंट क्या था? अर्लियर जजमेंट में रेना ने 18 जून 2019 को जो दिया गया था जो जजमेंट, उसको महारिएट ने उसे ओवरटर्न कर दिया। सो अर्लियर जजमेंट में रिमेनिंग फैसिलिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। तो जहां तक आपकी काम हो गई है और जितना पेंडिंग आपका अभी रह गया है, सिर्फ उसी पार्ट के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, बाकी जो हो गया। ऐसा नहीं है, जो अपेलेट ऑथोरिटी ने डिसाइड किया, ऑर्डर किया, जजमेंट दिया, एक बार जो आपका रेरा के अंडर में रजिस्टर हो जाता है, 2016 के बाद भी अगर आपका चालू है और ओसीसीसी रिसीव नहीं हुआ है, तो सारी चीजें इसके अंडर में आ जाएंगी, सब कुछ उसके अंडर में आ जाएगा। तो इस केस में मैडम को स्तुति गालिया इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट अवधेश झा। ठीक है, तो फाइनली व्हाट द जजमेंट महारिएट passed is, wherever the CCOC is pending, the project is incomplete, whole project will be considered as a current project। जैसे कि 2016 के बाद शुरू हुआ है, तो इट कैन बी कोई भी साल का हो सकता है, मतलब ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट उसे कंसिडर किया जाएगा, ना कि इतना पार्ट कंप्लीट हो गया और इतना पार्ट जो है वो कंप्लीट होना बाकी है। सो इट हैज टू बी रजिस्टर्ड एज पर दी रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी, इस प्रोविजन के हिसाब से करना पड़ेगा। और सो द डेवलपर्स कैन नॉट एस्केप इन pretext that before the RERA come to force they had the buildings under them, उनके पास में उसका ताबा आ गया था बिल्डिंग्स के, इसके हिसाब से वो इस टाइप के एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हैं कि ये महारेरा या रेरा का पहले का है तो हमारे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, तो जो सोसाइटी का नाम क्या है? एमके अवंती सोसाइटी और नीलकंठ किंगडम। ये जो है इसमें 7 रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, जो जिनको कौन सी लैंड पे ये बना हुआ है? ये लैंड लीज पे है जो सबअर्बन कलेक्टर से इनको मिला हुआ है, और इसी विद्या विहार के विद्या विहार कंटेनर्स लिमिटेड, इनको जो लीज दिया गया है, इसी लीज के ऊपर जो सब कलेक्टर ने दिया हुआ है, सबअर्बन कलेक्टर के इसी लैंड के ऊपर ये 7 बिल्डिंग्स बने हुए हैं। ठीक है, तो द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2005, 2008 में पोजीशन मिल जाना चाहिए था, ऐसे प्रॉमिस था। ठीक है, मगर 2008 में पोजीशन मिला नहीं, और 2010 में फिर क्या हुआ, इनका जो इंटरनल डिस्प्यूट्स वगैरह था, जो भी इनके पार्टनर्स वगैरह थे, ठीक है, इसके वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ। मगर 2012-13 तक काफी सारी बिल्डिंग्स तैयार हो गई थी, काफी सारे स्ट्रक्चर्स रेडी हो गए थे। उसको छोड़ के जो भी फ्लैट बायर्स थे, इनके काफी सारे प्रेशर थे, और चीजों को अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या किया कि पोजीशन देना शुरू कर दिया, फिट आउट पोजीशन। और फिट आउट पोजीशन क्या है? उसको आप सॉफ्ट पोजीशन भी बोल सकते हो, जिसका मतलब है हो सकता है सीसीओसी वगैरह आपको रिसीव नहीं हुआ है, मगर आप उनको पोजीशन वगैरह दे देते हो, नॉट नेसेसरीली उसमें पानी और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन रहे, मगर ये कोई लीगल पोजीशन नहीं है। काफी सारे जब लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, फ्लैट बायर्स, या फिर चीजों को अवॉइड करने के लिए या कोई पेनल्टी वगैरह अवॉइड करने के लिए बिल्डर्स, प्रमोटर्स वगैरह, डेवलपर्स पोजीशन दे देते हैं, बट इट इज नॉट ए लीगल पोजीशन। तो उसमें जाके आप अपना इंटीरियर वगैरह कर सकते हो, अपने जैसे वार्डरोब वगैरह या किचन वगैरह का कुछ आपको इंटीरियर करना है, ये सारी चीजें एक्सेट्रा कर सकते हो। तो दिस इज फिट आउट पोजीशन, या आप बोल सकते हो दिस इज सॉफ्ट पोजीशन है। तो काफी सारे ये जो अभी जो डिले वगैरह हुआ है, ये फिट आउट पोजीशन वगैरह जो दिया गया, तो ये जो प्रमोटर है इनके अगेंस्ट में एफआईआर अगेंस्ट द प्रमोटर्स भी है, और ये मैटर अभी ट्रायल कोर्ट में है। इसको छोड़ के 3 जो केसेस हो सकते हैं वहां पे सीसी और ओसी, तो वहां पे बिल्डिंग का अभी तक उसे मिला नहीं है, और क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, टेम्पल वगैरह अभी भी वहां पे पेंडिंग है। इसको छोड़ के वहां पे फायर के 3 इंसिडेंसेस हो चुके हैं, जहां पे कुछ मेंबर्स और वहां के स्टाफ भी वहां पे हर्ट हुए हैं आग की वजह से, और किसी एक
वॉचमैन या सिक्योरिटी वाले का उसकी जान भी। ठीक है। सो 11 बिल्डर्स वेयर बिग कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह, इनको रिप्रेजेंट करने वाले जो मैडम के अगेंस्ट वहां पे महारेरा एंड महारियाट में लड़ रहे थे। तो ये एक जो साइड था ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर साइड था और मैडम एक साइड में अकेली थी, मगर इन्होंने होप गिव अप नहीं किया, अकेली लड़ती रही 2019 से लेकर 2026 तक। तो ये हमने देखा कि वहां पे इंसिडेंसेस भी हो चुके हैं, ओसीसीसी वहां पे है नहीं और कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए हैं। कोर्ट मतलब यहाँ पे हम ट्राइब्यूनल की बात कर रहे हैं, तो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स भी आ चुके हैं, जिसके हिसाब से महारेरा के अंडर में उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हालांकि प्रोजेक्ट काफी पहले शुरू हुआ था और कंप्लीशन 2008 में होके पोजीशन मिल जाना चाहिए था। 2012-13 में इनको मिला, फिर भी महारेरा के अंडर में, रेरा के अंडर में इनको रजिस्टर करना पड़ेगा। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद लाइबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी, इतने इतने टाइम में ये सब चीजें करना है, ओसी करना है, सीसी करना है, और जो भी आपको बाकी जो चीजें आपकी पेंडिंग है, जैसे टेंपल है, स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस वगैरह, ये भी आपको कंप्लाई जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। सो जब ये केस को लड़ रही थी, जब सिंगल हैंडेडली शी वाज ट्राइंग टू शी वाज अगेंस्ट ऑल दिस बिल्डर्स एंड काफी सारे जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी भी थे, जो फ्लैट बायर्स थे, वो भी अगेंस्ट में थे। उन लोगों ने तरीके से अलग अलग वे से परेशान करने की कोशिश की, जैसे बेसिक मेंबरशिप के इश्यूज हो, शेयर सर्टिफिकेट के इश्यूज हो, नॉर्मल जो ऑफिस बैरस जो कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह करना चाहिए एक मेंबर के साथ, तो ये सारी चीजों में भी इश्यू उनको हुआ। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमने गिव अप कर दिया और सिस्टम के साथ हम फाइट नहीं करते हैं, तो ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। एक सिंगल पर्सन भी, एक सिंगल लेडी भी सिस्टम के साथ फाइट करके पूरी की पूरी पब्लिक इंटरेस्ट में सबको बेनिफिट करा सकती है। हमें कानून वगैरह मालूम होना चाहिए और उसे स्ट्रॉन्ग हैंडेडली हैंडल करना चाहिए। तो ये जजमेंट की वजह से महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो पहले शुरू हुए हैं 2016 से पहले और जिनके सीसीओसी पेंडिंग है, तो उनके ऊपर रेरा का ये कानून एप्लीकेबल होगा और उनके रेरा के हिसाब से उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रोविजंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। रेरा के भी प्रोविजंस को, अलग अलग जजमेंट्स को और पॉलिसी नोटिफिकेशंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।